पाठ 9 गुलेलबाज लड़का। गुलेलबाज लड़का एक संवेदनात्मक बाल कहानी है। इसमें लेखक ने अपने बचपन के सहपाठी बोधराज के कठोर हृदय के विषय में बताया है। उसकी हिंसात्मक प्रवृत्ति से सभी डरते थे, किंतु उसके जीवन की एक घटना से उस किशोर मन की परपीड़ा प्रवृत्ति अनायास करुणा में परिवर्तित हो जाती है। बोधराज में जीव मात्र के प्रति दया, प्रेम और करुणा का भाव उत्पन्न हो उठता है। चर्चा करें, हिंसा का क्या अर्थ है? हमारे समाज में किस किस प्रकार की हिंसा दिखाई देती है? विचार करें। जीवन मूल्य, हिंसात्मक प्रवृत्ति का विरोध, पक्षियों के प्रति प्रेम, दया एवं सहानुभूति, बाल सुलभ क्रीड़ाएं, बड़ों के प्रति आदर भाव, सच्ची मित्रता की भावना, व्यक्ति की सोच में बदलाव की संभावना। छठी कक्षा में पढ़ते समय मेरे तरह तरह के सहपाठी थे। एक हरबंस नाम का लड़का था, जिसके सब काम अनूठे हुआ करते थे। उसे जब सवाल समझ में नहीं आता तो स्याही की दवात उठाकर पी जाता था। उसे किसी ने कह रखा था कि काली स्याही पीने से अक्ल तेज हो जाती है। मास्टर जी गुस्सा होकर उस पर हाथ उठाते तो बेहद ऊंची आवाज में चिल्लाने लगता, मार डाला, मास्टर जी ने मार डाला। वह इतनी जोर से चिल्लाता कि आसपास की जमातों के उस्ताद बाहर निकल आते कि क्या हुआ है। क्लास में लड़के हंसने लगते और मास्टर जी झेप कर उसे पीटना छोड़ देते। एक दूसरा सहपाठी था बोधराज। उससे हम सब डरते थे। बड़ा जालिम लड़का था। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती और उसका निशाना अचूक था। पक्षियों के घोंसलों पर तो उसकी विशेष कृपा रहती थी। पेड़ के नीचे खड़े होकर वह ऐसा निशाना साधता कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की ची ची सुनाई देती और घोंसलों में से तिनके और थिगलियां टूट टूट कर हवा में छितरने लगते और वह झट से पेड़ पर चढ़ जाता और घोंसलों में से अंडे निकाल लाता। जब तक वह घोंसलों को तोड़ फोड़ नहीं डाले, उसे चैन नहीं मिलता था। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। घर नहीं था, बंगला था, मगर पुराने ढंग का और शहर के बाहर। बाहर खुली जमीन थी और पेड़ पौधे थे। घर तो अच्छा था, मगर बड़ा खाली सा था और शहर से दूर होने के कारण मेरा कोई दोस्त भी यहाँ पर नहीं था। तभी वहाँ बोधराज आने लगा। शायद उसे मालूम हो गया कि वहाँ शिकार अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस पुराने घर में और घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। आसपास बंदर घूमते थे और घर के बाहर झाड़ियों में नेवलों के एक दो बिल भी थे। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा कमरा था, जिसमें माँ ने फालतू सामान भरकर गोदाम सा बना दिया था। बोधराज आता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता। माँ को मेरा बोधराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था, मगर वे जानती थीं कि मैं अकेला घर में पड़ा पड़ा क्या करूँगा। माँ भी उसे राक्षस कहती थीं और उसे बहुत समझाती थीं कि बेचारे बेजुबान जानवरों को तंग नहीं किया करते। एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मजा आता है तो उससे कहो कि हमारे गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। चिड़ियों ने कमरे को बहुत गंदा कर रखा है। मगर माँ, तुम खुद तो कहती थी कि जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। माँ ने कहा, मैं यह थोड़े ही कहती हूँ कि पक्षियों को मारे। वह तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है, उन्हें मारता है। घोंसला हटाना तो दूसरी बात है। इस बीच जब बोधराज घर पर आया तो मैं घर का चक्कर लगाकर उसे पिछवाड़े की ओर गोदाम में ले गया। गोदाम में ताला लगा था। हम ताला खोलकर अंदर गए। शाम हो रही थी। मैंने सोचा, यहाँ भी बोधराज वे सभी घिनौने काम करेगा जिनसे मेरा दिल दहलता था। न जाने माँ ने क्यों कह दिया था कि इसे गोदाम में ले जाओ और इससे कहो कि गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली थी और बड़े चाव से छत के नीचे मैना के घोंसले की ओर देख रहा था। गोदाम की ढलवां छतें त्रिकोण से बनती थीं। 2 पल्ले ढलवां उतरते थे और नीचे एक लंबा शहतीर कमरे के आर पार डाला गया था।
इसी शहतीर पर टूटे हुए रोशनदान के पास ही एक बड़ा सा घोंसला था, जिसमें से उभरे हुए तिनके, रुई के फाहे और लटकती थिगलियां हमें नजर आ रही थीं। यह मैना का घोंसला था। कबूतर अलग से दूसरी ओर शहतीर पर गुटरगूं कर रहे थे और सारा वक्त शहतीर के ऊपर मटर गश्ती कर रहे थे। घोंसले में मैना के बच्चे हैं, बोधराज ने कहा और अपनी गुलेल साध ली। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंचें झांकती नजर आईं। देखा, बोधराज कह रहा था, ये विलायती मैना है, इधर घोंसला नहीं बनाती। इनके माँ बाप जरूर अपने काफिले से बिछड़ गए होंगे और यहाँ आकर घोंसला बना लिया होगा। इनके माँ बाप कहाँ हैं? मैंने पूछा। चुग्गा लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे, कहते हुए बोधराज ने गुलेल उठाई। मैं उसे रोकना चाहता था कि वह घोंसले पर गुलेल न चलाए, पर तभी बोधराज की गुलेल से फर्र की आवाज निकली और इसके बाद जोर से टन की आवाज आई। गुलेल का कंकड़ घोंसले से न लगकर सीधा छत पर जा लगा था, जहां टीन की चादरें लगी थीं। दोनों चोंचें घोंसले के बीच कहीं गायब हो गईं और फिर सख्ता सा छा गया। लग रहा था मानो मैना के बच्चे सहमकर चुप हो गए हों। तभी बोधराज ने गुलेल से एक और वार किया। अब की बार कंकड़ शहतीर से लगा। बोधराज अपने अचूक निशाने पर बड़ा अकड़ा करता था। 2 निशाने चूक जाने पर वह बौखला उठा। अब की बार वह थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा। जिस वक्त मैना के बच्चों ने चोंचें फिर से उठाईं और घोंसले के बाहर झांक कर देखने लगे, उसी समय बोधराज ने तीसरा वार किया। अब की बार कंकड़ घोंसले के किनारे पर लगा। 3-4 तिनके और रुई के गोले उड़े और छितरा छितरा कर फर्श की ओर उड़ने लगे, लेकिन घोंसला गिरा नहीं। तभी कमरे में एक भयानक सा साया डोल गया। हमने नजर उठाकर देखा, रोशनदान में से आने वाली रोशनी सहसा ढक गई थी। रोशनदान के सींखचे पर एक बड़ी सी चील पंख फैलाए बैठी थी। हम दोनों ठिठक कर उसकी ओर देखने लगे। रोशनदान में बैठी चील भयानक सी लग रही थी। यह जरूर चील का घोंसला होगा, चील अपने घोंसले में लौटी है, मैंने कहा। नहीं, चील का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है? चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है, यह मैना का घोंसला है। उसी वक्त घोंसले में से ची ची की ऊंची आवाज आने लगी। घोंसले में बैठी मैना के बच्चे पर फड़फड़ाने और चिल्लाने लगे। हम दोनों निश्चेष्ट से खड़े हो गए, यह देखने के लिए कि चील अब क्या करेगी। हम दोनों चील की ओर टकटकी बांधे देखे जा रहे थे। घोंसले में से बराबर ची ची की आवाज आ रही थी, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा आवाज बढ़ गई थी। मैना के बच्चे पूरी तरह डर गए थे। यह यहाँ रोज आती होगी, बोधराज बोला। अब मेरी समझ में आया कि क्यों फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े रहते हैं। जरूर हर आए दिन चील घोंसले पर झपट्टा मारती रही होगी। मांस के टुकड़े और खून के छींटे फर्श पर इसी की चोंच से गिरते होंगे। बोधराज अभी भी टकटकी बांधे चील की ओर देख रहा था। अब चील धीरे धीरे शहतीर पर चलती हुई घोंसले की ओर बढ़ने लगी थी और घोंसले में बैठे मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाने और चीखने लगे थे। जब से चील रोशनदान पर आकर बैठी थी, मैना के बच्चे चीखे जा रहे थे। बोधराज अब भी मूर्तिवत खड़ा चील की ओर ताके जा रहा था। कुछ देर बाद बोधराज ने गुलेल उठाई और सीधा निशाना चील पर लगा दिया। चील को मत छेड़ो, वह तुम पर झपटेगी, मैंने बोधराज से कहा, मगर बोधराज ने मेरी बात नहीं सुनी और गुलेल चला दी। चील को निशाना नहीं लगा। कंकड़ छत से टकराकर नीचे गिर पड़ा और चील ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और नीचे सिर किए घूरने लगी। चलो यहाँ से निकल चले, मैंने डर कर कहा। नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। उसके मुंह से यह वाक्य मुझे बड़ा अटपटा लगा। स्वयं ही तो घोंसला तोड़ने के लिए गुलेल उठा लाया था। बोधराज ने झट से गुलेल मुझे थमा दी और जेब से 5-7 कंकड़ निकालकर मेरी हथेली पर रखे। तुम चील पर गुलेल चलाओ, चलाते जाओ,
उसे बैठने नहीं देना, उसने कहा और स्वयं भागकर दीवार के साथ रखी मेज को घसीटकर फर्श के बीचों बीच लाने लगा। मैं गुलेल चलाना जानता नहीं था। एक दो बार मैंने कंकड़ रखकर गुलेल चलाई, लेकिन इस बीच चील गोदाम के दूसरे शहतीर पर जा बैठी थी। बोधराज मेज को घसीटता हुआ ऐन मैना के घोंसले के नीचे ले आया। फिर उसने मेज पर एक टूटी हुई कुर्सी चढ़ा दी और फिर उछलकर मेज पर चढ़ गया और वहां से कुर्सी पर जा खड़ा हुआ। फिर बोधराज ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। जैसे तैसे अपना संतुलन बनाते हुए उसने धीरे से दोनों हाथों से घोंसले को शहतीर पर से उठा लिया और धीरे धीरे कुर्सी पर से उतरकर मेज पर आ गया और घोंसले को थामे हुए ही छलांग लगा दी। चलो बाहर निकल चलो, उसने कहा और दरवाजे की ओर लपका। गोदाम में से निकलकर हम गैराज में आ गए। यहाँ पर चील नहीं पहुंच सकती, बोधराज ने कहा और इधर उधर देखकर घोंसले को एक टूटे बक्से पर चढ़कर शहतीर के ऊपर रख दिया। थोड़ी देर में घोंसले में बैठे मैना के बच्चे चुप हो गए। मैंने सोचा अभी हाथ बढ़ाकर दोनों बच्चों को एक साथ उठा लेगा, जैसा वह अक्सर किया करता था। फिर भले ही उन्हें जेब में डालकर घूमता फिरे, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने बोला, थोड़ा पानी लाओ, इन्हें प्यास लगी है, इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डालेंगे। मैं बाहर गया और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले आया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच ऊपर उठाए हाँफ रहे थे। बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला और बच्चों को छूने से मुझे मना कर दिया, न ही स्वयं उन्हें छुआ। इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुँचेंगे? मैंने पूछा। वे इस झरोखे में से आ जाएंगे, वे अपने आप इन्हें ढूंढ निकालेंगे। हम देर तक गैराज में बैठे रहे। बोधराज देर तक मंसूबे बनाता रहा कि वह कैसे रोशनदान को बंद करे ताकि चील कभी गोदाम के अंदर न आ सके। उस शाम वह चील की ही बातें करता रहा। दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो न तो उसके हाथ में गुलेल थी और न जेब में कंकड़, बल्कि जेब में बहुत सा चुग्गा भरकर लाया था और हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा डालते और उनके करतब देख रहे थे। लेखक भीष्म साहनी।